जय हिंद स्टूडेंट। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। आइए संज्ञा के बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिए संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं, एक ही बात है। यहाँ पर इसका छोटा सा परिभाषा लिखा हुआ है कि नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अनेक किताबों में अलग अलग प्रकार का परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर इसका छोटा सा परिभाषा है, नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा 100% सत्य है। जैसे विद्यालय, घर, शहर, गांव, किताब, कलम इत्यादि। हिंदी ग्रामर के अनुसार किसी भी वस्तु या स्थान या जगह या व्यक्ति का नाम रख देने पर उसे संज्ञा ही कहते हैं। परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद हैं या 5 प्रकार का संज्ञा होता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। पहले हम लोग जातिवाचक भी बोल सकते हैं, दूसरे नंबर पर द्रव्यवाचक भी बोल सकते हैं, तीसरे नंबर पर समूहवाचक या तीसरे नंबर पर भाववाचक भी बोल सकते हैं। इसका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए विस्तार से समझते हैं बारी बारी से कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है, भाववाचक क्या है और द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले दोनों का परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद दोनों में अंतर समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। पहला समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है या किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है सूर्य, चांद, गंगा नदी, दिल्ली, रामायण, महाभारत इत्यादि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, शहर, किताब, लड़का, लड़की, पशु, पक्षी, फल, फूल इत्यादि। अब दोनों में अंतर समझते हैं क्या है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, यहाँ किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सूर्य, चांद, गंगा नदी, दिल्ली, रामायण, महाभारत इत्यादि। और जातिवाचक में है नदी, शहर, किताब, लड़का, लड़की, पशु, पक्षी, फल, फूल। व्यक्तिवाचक में सूर्य, सूर्य कहने का मतलब कि ये खास है। इसका एक और परिभाषा है व्यक्तिवाचक का कि जो दुनिया में केवल एक हो, मतलब वन पीस हो। वन पीस रहेगा तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहेंगे, वन पीस नहीं रहेगा तो व्यक्तिवाचक में नहीं कहेंगे। सूर्य, सूर्य केवल दुनिया में एक ही है, सूर्य एक ही है दुनिया में केवल, तो ये व्यक्तिवाचक में हो गया। चांद, चांद भी दुनिया में केवल एक ही है तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। गंगा नदी, गंगा नदी भी केवल दुनिया में एक ही है तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे यहाँ पर हम लिखे थे नदी, नदी कह देने संपूर्ण नदियों का बोध हो गया तो ये जातिवाचक में हो जाएगा। और जबकि उसका नाम धर देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। नाम धर देने से वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा और नाम नहीं धरेंगे तो वो जातिवाचक में कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम है और दिल्ली केवल दुनिया में एक ही है। और यहाँ पर हम लिखे हैं शहर, तो शहर कह देने से ये संपूर्ण शहरों का बोध करा रहा है तो ये जातिवाचक में कहलाएगा। और उसका नाम धर देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में कहलाएगा। तो ये सिंपल सा शॉर्ट में है कि अगर किसी भी वस्तु का नाम धर देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में कहलाएगा और नाम नहीं धरेंगे तो वो जातिवाचक में कहलाएगा। जैसे लड़का, लड़की, अगर किसी लड़के का नाम धर देंगे, जैसे मान के चलते हैं कहते श्याम या राम, तो राम या श्याम कह देने से वो व्यक्तिवाचक में कहलाएगा। और जब लड़का शब्द कहेंगे तो वो जातिवाचक में कहलाएगा। पशु, कोई भी पशु का नाम धर देंगे, जैसे पशु होता है, जानवर होता है, अगर उसका नाम धर देंगे हम लोग तो वो व्यक्तिवाचक में कहलाएगा। नाम नहीं धरेंगे तो वो जातिवाचक में कहलाएगा। पक्षी, कोई भी पक्षी का अगर नाम धर देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में कहलाएगा, नाम नहीं धरेंगे तो वो जातिवाचक में कहलाएगा। कोई फल का नाम धर देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में कहलाएगा, नाम नहीं धरेंगे तो वो जातिवाचक में कहलाएगा। फूल का भी नाम देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम लोग को ऑप्शन में मिलता है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो अगर वो वस्तु या स्थान हो या कोई व्यक्ति का नाम हो, अगर उसका नाम रखा गया है तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक में, नाम नहीं रखा गया है तो वो जातिवाचक में कहलाएगा। तो ये समझ गए। जैसे यहाँ पर रामायण लिखा है, रामायण ये किताब का नाम है। यहाँ पर हम लिखे हैं केवल किताब लिखा गया है, केवल किताब यहाँ पर हम लिखे हैं तो किताब कह देने से ये संपूर्ण किताबों का बोध करा रहा है तो ये हो गया जातिवाचक में। रामायण ये किताब का नाम था, रामायण हम नाम धर दिए यहाँ पर तो ये कहलाएगा व्यक्तिवाचक में। उसी तरह महाभारत लिखा है, महाभारत, महाभारत जैसा दूसरा कोई किताब नहीं है, रामायण जैसा भी कोई दूसरा किताब नहीं है तो ये नाम धरने से तो ये वन पीस हो गया। तो जो दुनिया में केवल वन पीस हो तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में।
और वन पीस नहीं रहेगा तो वो जातिवाचक संज्ञा में कहलाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए तीसरा समझते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आंसर में लिखा है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, वर्ग, गुच्छा, सभा, झुंड, गिरोह इत्यादि। मतलब कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, मतलब कि दो या दो से ज्यादा हो, समूह में हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिवार कहने से दो या दो से अधिक जब लोग रहते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। वर्ग जैसे कक्षा होता है, क्लास होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। गुच्छा, गुच्छा कहते हैं किसी वस्तु का, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है, तो उसमें ढेर सारे वस्तुएं होती है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा में कहेंगे। सभा, सभा जैसे मीटिंग होता है तो बहुत सारे मतलब व्यक्ति होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं, तो वो सभा हो गया, तो ये समूहवाचक संज्ञा में कहलाएगा। झुंड, ये भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गिरोह, ये भी समूहवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति और वस्तुओं के समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है भाववाचक संज्ञा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, भाववाचक संज्ञा को अच्छे से समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, चतुराई, खटास, मिठास, सजावट, लंबाई, चौड़ाई, बुढ़ापा, बचपन, भूगोल इत्यादि। ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पर भूगोल, भूगोल कैसे भाववाचक संज्ञा है, तो देखिए इसको बढ़िया समझते हैं। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, ये दोनों को जोड़ देने पर बनता है भूगोल। भू कहने का मतलब कि भूमि, पृथ्वी, और गोल कहने का मतलब कि पृथ्वी गोल है। तो ये बता रहा है, ये शब्द बता रहा है कि पृथ्वी गोल है। तो जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के या कोई स्थान के गुण बताए, धर्म बताए, दशा बताए या व्यापार बताए तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये शब्द बता रहा है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। उसी तरह अच्छाई, किसी के बारे में मतलब अच्छाई हम कहेंगे या उसका बुराई कहेंगे, चतुराई बताते हैं, खटास बताते हैं, कोई वस्तु का मिठास बताते हैं, सजावट, लंबाई, चौड़ाई, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, सुंदरता शब्द भी यहाँ पर सुंदरता जैसे हो जाएगा, सुंदरता, किसी की सुंदरता बता रहे हैं, तो ये भी हो गया भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण। आप कमेंट में बताइए कि इतिहास शब्द, इतिहास शब्द कौन सा संज्ञा है। कमेंट बॉक्स में बताइए, लिखकर भेजिए कि इतिहास शब्द कौन सा संज्ञा है। पांचवा समझते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से या जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, पानी, लकड़ी इत्यादि। मतलब कि ये बोला, ये सिंपल है कि जिस संज्ञा शब्द से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूध को तौला जाता है, दही को भी तौला जाता है, सोना, चांदी, पानी, लकड़ी और भी सारी वस्तुएं है जिसे मापा या तौला जाता है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो ये पांचवा आप अच्छे समझ गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।